दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। आप सबको पता है, एक युवा जिसका पूरा जीवन भोग विलासता, ऐशो आराम, शान शौकत से बीता हो, अंतोगत्वा उस युवा का उस भोग विलासता से मोह भंग हो जाता है और अंत में उस राजसी वैभव को छोड़कर संन्यास का रास्ता अपनाता है। और छठी सदी ईसा पूर्व में ऐसी घटना घटी थी। क्या इस घटना के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजें जिम्मेदार थी या केवल एक धार्मिक पृष्ठभूमि थी? आइए इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो आंदोलन था, क्या वो एक सामाजिक आंदोलन था या एक धार्मिक आंदोलन था? इन मुद्दों पर बड़ी गहन और सूक्ष्म तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और जैसे जैसे वो हिंदुस्तान में आए, उन्होंने जो मध्य एशिया की स्थिति थे उससे बहुत सुखद आनंद हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में मिला, क्योंकि मध्य एशिया में वो साइबेरियन ठंडी हवाएं जो शरीर को कपा देने वाली हाड़ तोड़ ठंड और भारत जैसा अनुकूल जलवायु, जहाँ ना अधिक सर्दी, ना अधिक गर्मी, ना अधिक बरसात, तो जाहिर सी बात है आर्यों के निवास के लिए सबसे बेहतरीन क्षेत्र था तो वो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र था या दक्षिण एशिया कह सकते हैं। और इसी कारण मध्य एशिया से वो दक्षिण की ओर अपने पशुओं को चराते हुए आगे बढ़े, क्योंकि मध्य एशिया के या तो चरागाह पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे या सूख गए थे और पशुओं के चारे की तलाश में वो दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ते चले गए। और ये कहाँ पहुँच गए? पंजाब, पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये आर्य पहली बार वहाँ पर बस गए। और जैसे जैसे ये बसते गए, नए नए क्षेत्रों को जीतते गए और उन क्षेत्रों अपनी धार्मिक कल्चर का प्रचार करते गए। हालांकि इनका जो प्रारंभिक जीवन था बहुत कट्टरवादी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें ऐसे परिवर्तन आते गए कि हिंदुस्तान के जो उत्तर भारत था पूरी रूढ़िवादिता में जकड़ दिया। और इस रूढ़िवादिता के खिलाफ एक आंदोलन गंगेटिक क्षेत्र में चला, जिसमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, अजीत केश कम्बलिन, पूरन कश्यप जैसे बहुत सारे लोग थे। आखिर ये आंदोलन गंगेटिक क्षेत्र में क्यों चला? ऐसी कौन सी स्थिति थी जो गंगेटिक क्षेत्र में ये नए नए संप्रदायों का उद्भव हुआ? बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में लगभग 62 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में लगभग 363 संप्रदायों का उल्लेख गंगेटिक क्षेत्र में हुआ। यानी गंगेटिक क्षेत्र में नए नए संप्रदायों का उद्भव हुआ। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो नए नए संप्रदायों का उद्भव हुआ? तो इसी मुद्दे पर हम लोग आखिर देखते हैं कि आखिर वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व ऐसी क्या घटनाएं घटी जो गंगेटिक क्षेत्र में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, अजीत केश कम्बलिन, पूरन कश्यप, आजीवक संप्रदाय जैसे लोगों का जन्म हुआ। तो आप सबको पता है कि मध्य एशिया से जैसे जैसे आर्य भारत की तरफ प्रवेश किए तो और पंजाब यानी सिंधु नदी के आसपास ये प्रारंभ में बसे। और जब सिंधु नदी के आसपास ये बसे तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो कहीं बेहतर थी। कहाँ के? मध्य एशिया से, क्योंकि मध्य एशिया में बहुत सर्द हवाएं चलती हैं, साइबेरियन की ठंडी हवाएं चलती हैं, पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता था। ऐसी अवस्था में पशुओं के लिए चारा नहीं बचता था। लेकिन जब आर्य इधर मध्य एशिया से दक्षिण एशिया यानी भारत की तरफ आए, कूच करे, तो यहाँ पर इतना सुखद मौसम आनंद आया। चरागाह थे, पशुओं के लिए चारा था और नम जलवायु थी मध्य एशिया की अपेक्षा। इससे बेहतर यहाँ पर क्या हो सकता था? तो उन्होंने सुखद अनुभव किया और धीरे धीरे ये पूर्व की तरफ बढ़ते गए। उत्तर वैदिक काल में
ये बिहार के से पश्चिम वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र पर लगभग आर्यों के कल्चर का प्रचार प्रसार हो जाता है। आर्यों की जो कल्चर थी वो धार्मिक कल्चर धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा सूत्र काल में बहुत जटिल हो गई। इतने ज़्यादा हवन कुंड बनने लगे, इतने ज़्यादा यज्ञ होने लगे, इतना ज़्यादा पशुओं की बलि दी जाने लगी। उसका परिणाम ये हुआ, सामाजिक ताना बाना धीरे धीरे बिखरने लगा, सामाजिक गतिशीलता टूटने लगी। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण विचारधारा का या पाखंडवाद का आप कह सकते हैं, पाखंडवाद जो है बहुत तेजी से यहाँ पर फैल गया। यानी अगर एक बिल्ली भी मर जाती थी तो उसके लिए व्यक्ति को बड़ी मात्रा में दान ब्राह्मणों को देना पड़ता था। राजा ऐसे ही ब्राह्मणों ने ऐसे यज्ञों की शुरुआत की जो 1 दिन से लेकर या 4 घंटे से लेकर 2 घंटे से लेकर हजारों वर्षों तक चलते थे। और जब हजारों वर्षों तक ये यज्ञ चलते थे तो जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति के यहाँ, जिस राजा के यहाँ, जिस जमींदार के यहाँ, जिस लंबरदार के यहाँ यज्ञ करवाया जाएगा, उनके ब्राह्मणों के खान पान की व्यवस्था वही व्यक्ति करता था। परिणाम था जो खाद्यान्न उगाने में 6 माह लग जाते थे अधिकतम, और कड़ी मेहनत के साथ 6 महीने लगते थे, उसे खाद्यान्न बिना किसी मेहनत के राजा महाराजा के यहाँ मिल जाते थे। परिणाम यही हुआ कि ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद या कर्मकांड को बल प्रदान कर दिया, और इसी के विरोध में गंगेटिक क्षेत्र में क्षत्रियों के अंदर एक प्रतिक्रिया देखने को मिली, और उन्होंने ब्राह्मणों के जो श्रेष्ठता थी उसको चुनौती दे दी। इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध काल में सबसे ऊपर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य और सबसे नीचे शूद्र बना रहा। तो देखते हैं कि कैसे स्थित थे। आपको ये पता होगा कि जो मगध वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार से क्या था, लगभग बाहर था। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि जो ज्वार है, जो बुखार है, ज्वर है, वो कहाँ पर, मगध जैसे क्षेत्रों में चला जाए, अर्थात इस क्षेत्र में महामारियाँ बीमारियाँ चली जाएं। इसका मतलब है कि आर्य कल्चर का प्रचार प्रसार इस पटना वाले क्षेत्र में, या आप कह सकते हैं मगध वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इस पृष्ठभूमि पर गैर ब्राह्मण यानी अरूढ़िवादी संप्रदायों का पनपना बहुत तेजी से शुरू हुआ। ब्रह्मजाल सूत्र में लगभग बौद्ध ग्रंथ है 63 संप्रदायों का उद्भव हुआ, और सूत्र कृतांग जो जैन धर्म है उसमें 362 या 63 संप्रदाय बताए गए हैं कि यहाँ पर इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ये 62 है, 62, और ये 263 है। यानी बहुत सारे संप्रदायों का उद्भव कहाँ पर, इसी गंगेटिक क्षेत्र में हुआ। तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि यहाँ पर संप्रदायों का उद्भव हुआ, जबकि शेष भारत में, पश्चिम में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में नए संप्रदायों का उद्भव क्यों नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितना? 16 महाजनपद, जिनमें से कंबोज से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक अश्मक, ये गोदावरी नदी है और यहाँ पर अश्मक था, यानी यहाँ तक फैला था। और पूर्व में अंग से लेकर, अंग कहाँ पर पड़ेगा, ये बिहार के भागलपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वही अंग कहलाएगा। भागलपुर से लेकर पश्चिम में अवंती तक इस क्षेत्र में लगभग 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आखिर जन से जनपद, जनपद से महाजनपद का उद्भव किस तरीके से हुआ, ये एक प्रश्न है। तो आप ये जानते हैं कि पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर शूद्र। ये सामाजिक परिवेश था
या सामाजिक ताना बाना था। लेकिन बौद्ध काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन दोनों में क्षत्रियों ने ब्राह्मण को चुनौती दे दी, क्योंकि जो उपनिषद हैं वो इसी बीच में लिखे गए हैं। और उन्होंने यानी क्षत्रियों ने किसको? ब्राह्मण को चुनौती दी कि आप श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, राज्य का निर्माण तो हम करते हैं। तो इस दौरान यानी महाजनपद काल में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले स्थान पर क्षत्रिय, दूसरे स्थान पर ब्राह्मण, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर शूद्र बना रहता है। तो ये धार्मिक परिवर्तन आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे आपको समझने की जरूरत है कि ब्राह्मण ग्रंथों में इतने बड़े बड़े हवन कुंडों का उल्लेख मिला है कि जिसमें 1,000 ईंटों का प्रयोग किया गया हो। यानी हवन कुंड क्या था? बहुत बड़े होते थे, अर्थात इसमें पशुओं को बड़ी मात्रा में क्या है? काट काट कर डाल दिया जाता था, क्योंकि आर्यों का मानना था कि ईश्वर अंतरिक्ष में है, आसमान में है, आकाश में है, और उनको भोग पहुंचाने के लिए पशुओं को काट के हवन कुंड में डाला जाएगा तो वो जलेंगे और अग्नि के माध्यम से धुआं बनेंगे और धुआं से कहाँ तक? ईश्वर तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का समय था, जिसे हम सूत्रकाल कह सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की बलि दी गई। इसी पशुओं के बलि के विरोध में या कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे बहुत सारे सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। जो पारलौकिक जीवन की कल्पना है वो इसी दौरान की गई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सबसे महत्वपूर्ण घटना थी गंगा की निचली होनी चाहिए, निचली घाटी में लोहे का प्रयोग। यानी गंगा की निचली घाटी कौन सी? ये क्षेत्र कहलाएगा। यानी ये पटना से छपरा के आसपास का एरिया जो है, छपरा से गंगा तक, तटी तक, ये निचली गंगा कहलाती है। तो निचली गंगा घाटी में क्या हुआ? लोहे का प्रयोग, ये निचली होनी चाहिए, किसका प्रयोग होने लगा? लोहे का प्रयोग हुआ। अब लोहे के प्रयोग ने क्या किया? लोहे के प्रयोग में जो अभी तक हल्के फाल होते थे वो या तो लकड़ी के होते थे या तांबे के होते थे, और ये लकड़ी या तांबे के हल्के फाल ये खेतों की गहरी जुताई नहीं कर सकते थे, या तो टूट जाया करते थे या ऊपरी सतह पर ही जुताई हो पाती थी। लेकिन जब लोहे का प्रयोग हल के रूप में हुआ तो गहरी जुताई हुई। इसके साथ साथ लोहे का प्रयोग से कुल्हाड़ी बनेंगी, जंगल साफ होगा, नए नए खेत बनेंगे, और लोहे का प्रयोग टिकाऊ और मजबूत अस्त्र शस्त्र तलवार बनाने में किया जाएगा। तो लोहे के प्रयोग ने जब खेती में प्रयोग की शुरुआत हुई तो बड़ी मात्रा में क्या हुआ? गहरी जुताई हुई, और गहरी जुताई से क्या हुआ? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ, यानी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई। और जैसे ही पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी तो क्या हुआ? खाद्यान्न में उत्पादन में वृद्धि हो गई, और जब खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो गई तो राजा को अत्यधिक टैक्स मिलने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से खाद्यान्न में वृद्धि जो है किसने कर दिया? लोहे के। इसके साथ साथ जंगल साफ किए गए, खेत बनाए गए, मैदान बनाया गया। तो निचली घाटी में लोहे का व्यापक मात्रा में प्रयोग होने की शुरुआत हो जाती है, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में खाद्यान्न की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि नवीन कृषि उत्पादन प्रणाली ने, ठीक है ना, जो तकनीकी थी खाद्यान्न बोने की, अब उसमें बदलाव हो गया। पहले क्या था? धान को ऐसे छिटक के बो देते थे खेतों में, लेकिन पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ? धान की रोपाई शुरू हुई, और जब धान की रोपाई शुरू हुई यानी धान लगाया जाना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है क्या हुआ? खाद्यान्न में वृद्धि हो गई, क्योंकि छिटक कर बो देना उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन धान को लगाया जाना हुआ। तो पहली बार धान कब लगाए जाते हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न में वृद्धि होती है, यानी अधिशेष उत्पादन होता है। और अधिशेष उत्पादन ने क्या किया? राजा को अत्यधिक टैक्स दिया कर के रूप में, और अधिक खाद्यान्न जब उत्पादित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब खाद्यान्न अधिक है
तो लोगों का पेट भर रहा है, तो उसके अतिरिक्त जो खाद्यान्न होगा उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। यानी इसी समय क्या होगा, खाद्यान्न के व्यापार वाणिज्य में बड़ी तेजी से वृद्धि होगी। और जब खाद्यान्न में व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार क्या करेगा, नए नए नगरों को बसा देगा, क्योंकि व्यापारी अपना माल कहाँ बेचने के लिए जाएंगे, नगरों में। और नगर क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक जोन बन जाएंगे, आर्थिक इकोनॉमिक। तो व्यापारी गांवों से माल खरीद कर कहाँ पहुँचाएगा, महानगरों में। तो यही कारण है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे महानगरों की स्थापना होती है और 16 महाजनपद पहली बार उल्लेख मिलता है। अत्यधिक खाद्यान्न उत्पादन से न केवल राज्य के आय में वृद्धि हुई, बल्कि स्थायी सेना भी रखने लगे। यानी राजा अभी तक क्या करते थे, भाड़े के सिपाही रख लेते थे, और भाड़े के सिपाही जाहिर सी बात है युद्ध में बहुत अधिक पारंगत नहीं होंगे। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन से वृद्धि हुई, लोहे के प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की, राजा को टैक्स अधिक मिला। जब राजा अधिक टैक्स मिला तो सेना को अस्थायी रूप से रख लिया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको एक मजदूर रखना है, तो उस मजदूर को अस्थायी रूप से रखेंगे तो रोज का वेतन देना पड़ेगा, खर्च अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जब हमें काम हो तब उसको लेके, मजदूर को लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है हम कम पैसे में काम चला लेंगे। हम अस्थायी रूप से मजदूर को तभी अपने पास रख पाएंगे जब हमारे पास पैसा अधिक होगा या हमारी आय अधिक होगी। वही हुआ कि राज्य को बहुत अधिक टैक्स मिलने लगा, यानी राज्य की आय क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और राज्य की आय वृद्धि हो गई तो उसने न केवल खाद्यान्न उत्पादन से क्या हो गया, अस्थायी सेना भी रखने लगा। और जब स्थायी सेना रहेगी तो उसे प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि खाद्यान्न उपलब्ध है। और खाद्यान्न उत्पादन से समाज में बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया, नए नए वर्गों का उदय हो गया। कौन कौन से, जैसे मानव की प्रथम आवश्यकता क्या है, खाद्यान्न की प्राप्ति करना। मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, खाद्यान्न की प्राप्ति करना। उसे शाम को भोजन या दिन में 1 या 2 बार भोजन करना ही करना है। तो जाहिर सी बात है जब तक अत्यधिक खाद्यान्न समाज में उपलब्ध नहीं होगा तब तक वो कृषि से अलग क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब खाद्यान्न में इतना ज़्यादा वृद्धि हो गई तो नए नए वर्ग, जैसे कोई बढ़ईगिरी का काम करने लगा, कोई लोहार का काम करने लगा, इस तरीके से कोई कुम्हार का काम करने लगा, कोई शिक्षक का काम करने लगा, क्योंकि खाद्यान्न इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो जिसको शिक्षा प्रदान करेगा उसके बदले में वो व्यक्ति खाद्यान्न के लिए पैसा उपलब्ध करा देगा। और इसी बीच मुद्रा का जन्म होता है, जिसको हम आहत मुद्रा कहते हैं। आहत मुद्रा, या इसी मुद्रा को हम पंचमार्क कहते हैं। यानी एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई लोहे का हो, कोई ऐसा सामान जिसमें मोहर लगा दिया जाए, यानी उसमें 5 निशान बने होते थे, इसीलिए इसे पंचमार्क या आहत मुद्रा कहा जाता है। तो भारत में पहली बार जो है ऐसी मुद्राओं का प्रचलन हो रहा था। इसी समय निष्क का भी वैदिक काल से चलन में आ रही थी, तो निष्क का भी प्रयोग होता था। अधिशेष उत्पादन ने सबसे बड़ा परिवर्तन धार्मिक क्षेत्र में किया। ठीक है ना। अब धार्मिक क्षेत्र में क्या है, जब सभी के राजा महाराजा, साधु संत और आम जन के पेट भरे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी बाबा की बातों को सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मानव का जब तक पेट भरा नहीं होगा वो सत्संग जैसी विचारधारा या नैतिक जैसी विचारधाराएं उसके दिमाग में नहीं आ सकती हैं। तो 6वीं शताब्दी में अधिशेष उत्पादन, अधिशेष का मतलब बहुत अधिक खाद्यान्न का उत्पादन, उसने क्या कर दिया, धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया। यानी गंगेटिक क्षेत्र में बहुत सारे, ये खाद्यान्न अधिक उत्पादन का ही परिणाम है कि खाद्यान्न अत्यधिक उत्पादन के कारण लोग अब अपने आप को धर्मगुरु के रूप में घोषित करना शुरू कर देते हैं, या नए नए संप्रदायों को, नई नई विचारधाराओं को जन्म देना शुरू कर देते हैं। अब गंगेटिक क्षेत्र में बहुत से संप्रदायों का उद्भव हुआ। इसमें बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में लगभग 62 संप्रदाय और जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में 363
नए संप्रदायों का उद्भव हुआ। आप समझ सकते हैं कि इस गंगेटिक क्षेत्र में यानी मध्य गंगा या निचली गंगा कह लीजिए, सबसे ज़्यादा संकेंद्रण यानी सबसे ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार इसी गंगेटिक क्षेत्रों में हुआ। और इन गंगेटिक क्षेत्र में जैसे पूरन कश्यप ने वर्तमान की बात कही, ठीक है ना। अजीत केश ये भी भौतिकवादी हैं। पूरन कश्यप के बारे में आगे पीछे हमने बता दिया है, और अजीत केश कम्बलिन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। मक्खलपुत्र गोशाल के बारे में भी आप पीछे वीडियो में जाके देखेंगे। 6ठी शताब्दी धार्मिक पंथों के उद्भव में हमने बताया है। मक्खी लिखा हुआ है, ये मक्खलपुत्र गोशाल है। इन्होंने भी अजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और पीछे हमने निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। वास्तविक रूप से जैन धर्म की स्थापना निगंठनाथ पुत्र महावीर को ही माना जाता है। और इसी क्रम में महात्मा बुद्ध आते हैं। तो महात्मा बुद्ध एक सामाजिक आंदोलन था जो उस समय के रूढ़िवादिता विचारधाराओं के ताने बाने के विरोध में एक सामाजिक आंदोलन ये सब के सब थे। और अगले पार्ट में हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की से संबंधित ये पहली क्लास थी। जब तक आप इस पूरे प्रकरण को नहीं समझेंगे तब तक महात्मा बुद्ध की जो विचारधाराएं हैं, जो इनका उद्भव क्यों हुआ, क्या कारण था, ये आप नहीं समझ सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग महात्मा बुद्ध के जो जीवन क्रम की जो घटनाएं हैं, जन्म से लेकर आगे क्रमशः महापरिनिर्वाण तक बात करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास यहीं। थैंक यू।